तो जैसा कि एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2025 बहुत ही निकट है, कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के छात्र लगातार से मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमारी तैयारी करवाइए। देखिए, तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी पूरी किताब को एनालिसिस करके बनाए गए हैं एंड ये आपकी एनसीईआरटी पर बेस्ड है। देखिए, एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए खासकर वीडियो है, अन्य बोर्ड के बच्चे अगर देख रहे हैं, देखिए अब तो कहें कि एनसीईआरटी हर जगह चल रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम 2, 3 व 4 अंक की पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं एंड आपको अगर इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देखना है तो जाकर के प्ले लिस्ट को चेक कर लेना एंड मजे से वीडियो देखो, तैयारी करो। देखो ये क्वेश्चन जो है ना भाई, पूरे क्वेश्चन जिसने कर लिए ना, मैं कह रहा हूं कि इसमें से आपको 90% चांस है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे और जरूर से आएंगे, तो टेंशन नहीं लेना। जैसे मैंने पिछली बार आपकी तैयारी करवाई थी, है ना, मतलब कह लो अर्धवार्षिक परीक्षा में एंड आपकी हर परीक्षा में आपकी हेल्प करता हूं और आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं और इसी तरीके से मैं आपकी हर एक परीक्षा में तैयारी करवाऊं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड हमसे जुड़ जाना है और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वार्षिक पेपर निकट आ चुके हैं एंड उस टाइम क्या होता है ना, पेपर के टाइम पे मैं कुछ ऐसी चीजें टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आपको टेलीग्राम जरूर से जाकर के ज्वाइन कर लेना है। ओके, पहले वीडियो पूरा देखो एंड सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करो। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन देखने हैं, फिर कुछ स्क्रीन पर भी देखेंगे, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे, देखिए तो ये सारा कुछ तो हमने देख लिया ना। अब हम 2, 3 व 4 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट नंबर का प्रश्न कहता है कि द्वि नामकरण पद्धति भाई क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सीधी भाषा में कहूं तो इसको याद, देखो द्वि नाम, 2 नाम आ रहे हैं इस चीज में। देखो जीवों के नामकरण की एक पद्धति है जिसमें क्या प्रसिद्ध वैज्ञानिक लीनियस ने, यानी कि कैरोलस लीनियस ने इसका प्रतिपादन किया द्वि नाम पद्धति का। इससे ऑब्जेक्टिव भाई बनना है, 101% है कि बन रहा है ऑब्जेक्टिव और आप परीक्षा में बिल्कुल सही करके आओगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। देखो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, वैज्ञानिक लीनियस यानी कि कैरोलस लीनियस। लैटिन शब्दों का उपयोग इसमें किया जाता है इस पद्धति में। प्रत्येक नाम के 2 भाग होते हैं भाई, उसका नाम है द्विनाम, तो 2 नाम होते हैं, है ना। वंश और जाति, उदाहरण के लिए मनुष्य जीनस होमो से संबंधित है और हमारी प्रजाति सैंपियंस है, इसलिए वैज्ञानिक नाम किसका, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैंपियंस एवं प्याज के लिए एलियम सेपा हो जाता है ना। राणा टिग्रीना वगैरह इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, अपने टर टर महाराज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं भाई। जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं, ऐसा तो आप लिख सकते हो, लेकिन थोड़ी हम डिटेल में अगर थोड़ा सा पढ़ें तो क्या लिखना चाहिए, चलिए देखते हैं। जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जानवर, पौधे, कवक और यहां तक कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव जो हमारी प्राकृतिक दुनिया को बनाते हैं, इसमें से प्रत्येक जाति और प्रजाति और जीव संतुलन बनाए रखने और पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ काम करते हैं, मतलब एक तरीके से जुड़े हुए हैं। पूरा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इन सभी जीवों के सामंजस्य से मिलकर के बना हुआ है भाई, है ना। तो ये क्या है, मतलब जीवों, अलग अलग जीव एक पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं, ये जो पर्यावरण संतुलन को बनाने का कार्य करते हैं, ये क्या है, ये जैव विविधता कहलाती है, क्योंकि जीव अलग अलग विविध प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जीवों में पाई जाने वाली, देखो ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये इसका पॉइंट ही मैंने यहां पे दिया था, सॉरी, जीवों में पाई जाने वाली विविधता जो मैंने पहले बता दिया था जैव विविधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रियॉन्स भाई क्या है। प्रियॉन्स क्या होती है, एक प्रकार की क्या संक्रामक प्रोटीन्स कण होती है भाई, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस संक्रामक प्रोटीन्स कण होते हैं जो कि स्टैनली सिनर द्वारा इनका नामकरण किया गया है। देखिए प्रियॉन्स इनको किसने कहा, स्टैनली सिनर ने। कब कहा था इनको, 1982 ने इनको प्रियॉन्स कहा। इनको 1987 में प्रियॉन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको, सिनर को, ठीक है ना। प्रियन प्रोटीन पीआरपी, है ना, प्रियन प्रोटीन का निर्माण लगभग 250 अमीनो एसिड्स से होता है भाई। तो कितने अमीनो एसिड्स से मिलकर के प्रियन्स का निर्माण होता है, 250 लगभग, है ना, इसके समथिंग हो सकते हैं। इसका आकार सूक्ष्मतम विषाणु का 1/100वां भाग होता है। देखो एक एक पॉइंट को याद रखते चलना ताकि आपका हर एक जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सके, क्योंकि ये एनसीईआरटी एंड इसमें नए नए ऑब्जेक्टिव भाई हर जगह से बन रहे हैं, कोई ये पूछने वाली बात नहीं है, बताने वाली बात है नहीं, सभी को पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रियन्स के महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या हो सकते हैं भाई। तो विषाणु 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं, और लेकिन वायरस जो होते हैं 90 डिग्री सेल्सियस जो ताप होता है उस पर निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन प्रियॉन्स इस ताप पर भी निष्क्रिय नहीं होते हैं। ये क्या होती है, एक प्रकार के संक्रामक प्रोटीन्स कण होते हैं भाई, ये भी संक्रमण फैलाते हैं, है ना। प्रियॉन्स वायरस की तरह खत्म नहीं हो सकते कि ज्यादा अच्छा गरम गरम माहौल है तो खत्म हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है इनमें, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। दूसरा इसका लक्षण कहता है कि प्रियॉन्स की क्रियाशीलता यूरिया, फिनॉल, है ना, प्रोटीन को विकृत करने वाले पदार्थों से प्रभावित होती है ना, इसकी क्रियाशीलता, है ना, इनसे प्रभावित होती है, ठीक है ना। इस चीज को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है जीवाणु भोजी क्या है भाई, यानी कि बैक्टीरियोफेज क्या है, इसका डायग्राम आपको बनाना है। ये डायग्राम इसका तैयार कर लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देखो इसके अथवा में बहुत बार वो क्वेश्चन आया, कौन सा, टोबैको मोजिक वायरस, टीएमबी वायरस, टीएमबी मतलब, उसको तैयार कर लेना भाई। ये रहेगा आपका जीवाणु भोजी का, बैक्टीरियोफेज का। मेनली इसमें कहीं की
तीन पार्ट होते हैं भाई, इसमें मेनली कहूँ मैं तीन पार्ट होते हैं, केवल केवल आपको समझा देता हूँ। एक होता है हेड वाला पार्ट, जो देखो एक मुंडा दिख रहा है इसका, है ना, ये हेड। अब यहाँ पे कॉलर दिख रहा है, ये कॉलर दिखा ना, ये कॉलर वाला पार्ट होता है। फिर ये नीचे पूंछ वाला यानी कि टेल पार्ट होता है, टेल फाइबर्स जिन्हें कहते हैं। तो केवल तीन मेनली पार्ट होते हैं, बाकी सारा कुछ तो इसमें लिखा हुआ है। शीत होती है, कॉलर होता है, हेड कंटेंट डीएनए जिसमें पाया जाता है, बेस प्लेट होती है जिसपे ये खड़ा होता है ना, आधार होता है एक तरीके से, और टेल फाइबर्स पाए जाते हैं जो ये पूंछे प्रकार के आपको दिख रहे होंगे जिसपे पैरों से खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है पादप एवं जंतुओं में कोई तीन अंतर लिखिए भाई। तो देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसका डायग्राम भी मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है ना। चलिए देखिए, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब डायग्राम में आप इसको समझोगे अच्छी तरीके से। एंड देखो, पादप कोशिकाएं जो होती है इनमें सेल वॉल पाई जाती है, सबसे बड़ा एक अंतर हो जाता है इसमें। और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित होती है, इसमें नहीं पाई जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में, याद रखना। कोशिका पादप कोशिका में लबक यानी कि हरित लबक जो है पाए जाते हैं, है ना, और जंतु कोशिकाओं में लबक जो है अनुपस्थित होते हैं भाई, है ना, इसमें हरित लबक नहीं पाए जाते हैं, इसका काम ही नहीं है। अगर आपका पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित रहता है, इसमें क्या है, तारक काय उपस्थित रहता है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, इसमें क्या रिक्तिका छोटी होती है, ठीक है ना। तो ये अंतर आपको जरूर से याद कर लेना है। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों की तैयारी ना मैं सुनिश्चित रूप से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी ना जारी करवा सकूं एंड आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकूं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपका सहजीविता से आप क्या समझते हो भाई। सहजीविता देखो, इसका उदाहरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में आया है। देखो, जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें क्या सहजीवित तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है। मतलब देखो, अपन एक अपना मित्र, साथ में अपन दोनों रह रहे हैं, मतलब आप हो गए और एक आपका मित्र है, परम मित्र कह लो, एक दूसरे के साथ रहने, और आपको पेन की जरूरत है, वो आपको पेन दे देता है। कभी उसके पास रेजर नहीं है, आप उसको रेजर दे देते हो, है ना। तो एक दूसरे को आप लाभ पहुंचा रहे हो एक तरीके से, तो उन्हें क्या सहजीवी कहेंगे। और आप दोनों का, आपका और आपके मित्र का जो संबंध है, इसे हम सहजीविता कह देंगे। और सहजीविता का उदाहरण सबसे अच्छा लाइकेन है ना। तो इसको याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पौधों के द्वारा ही समझा गया है, मैंने आपको केवल समझाने के लिए इसका यूज किया है ना। ये पौधे और जीवधारुओं के साथ साथ होता है, ठीक है ना। देखिए अगला है आपका ब्रायोफाइट्स के दो आर्थिक महत्व लिखिए भाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ना पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको कंप्लीट कर लेना। देखो, ब्रायोफाइट्स वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं भाई, ये तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा जो होते हैं वर्ग के पौधों में जल अवशोषण की पर्याप्त क्षमता होती है, अतः ये बाढ़ रोकने में सहायता करते हैं, क्योंकि मृदा अपरदन रोक रहे हैं, एक तरीके से बाढ़ रोकने में सहायता करते हैं। स्फैग्नम जैसे ब्रायोफाइट्स का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है भाई, इसको याद रखना, स्फैग्नम, है ना। नेक्स्ट आपका बागबानी में मिट्टी की बनावट में सुधार करने के लिए ब्रायोफाइट्स का यूज किया जाता है। सर्जिकल ड्रेसिंग में किया जाता है। बिस्तर स्टॉक के रूप में पानी को धारण करने और अवशोषित करने की महान क्षमता के कारण नर्सरी में बेड ब्रायोफाइट्स की थैली में ढके रहते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दवाओं में कुछ ब्रायोफाइट्स का उपयोग विभिन्न रोगों में औषधि रूप में भी किया जाता है भाई। अरे वाह यार, हर एक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है, कृषि में है ये भाई, है ना। और देखो, ये देखो पौधों में है ये कहीं ना कहीं, और ये क्या यहाँ पे देखो औषधि में भाई, है ना, मेडिकल लाइन में भी। अरे वाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, शैवालों के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए भाई। शैवालों के 3 लक्षण तो 3 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। देखो ये रहेगा, इनकी कायिक संरचना जो होती है काफी विविध होती है ना। ये एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं, तथा इनका शरीर थैलॉइड होता है भाई, ये याद रखना। इससे ना बहुत पक्का ऑब्जेक्टिव बन सकता है यार, इस चीज को जरूर से दिमाग में बिठा लो। देखो, इनका शरीर जो शैवालों का होता है वो थैलॉइड होता है, और ये अलग अलग संरचना के होते हैं, जैसे एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, इस दोनों चीजों को याद रखना। और सभी शैवालों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। अरे यार, काहे नहीं पाए जाएंगे, जब इनको खाना पीना उसी से मिल रहा है तो काहे नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आपका लबकों की सतह पर, है ना, जो इनमें लबक पाए जाते हैं उनकी सतह पर अथवा उनमें अंतः स्थापित प्रोटीन संरचना होती है, जिन्हें पायरोनाइड कहते हैं, सॉरी, पायरोनाइड जिसे कहा जाता है। इस चीज को याद कर लेना। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिसंलयन भाई क्या है। देखो, त्रिसंलयन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिसंलयन आवृत बीजियों द्वारा प्रदर्शित विशिष्ट परिघटना द्विनिषेचन का एक चरण होता है। इस घटना में 3 अगुणित केंद्रक होते हैं, इनका संलयन होता है, तभी तो त्रिसंलयन करें। जब तीन चीजें आपस में आकर के मिल रही हैं, संलयन कर रही हैं, तो वो त्रिसंलयन है ना। अतः एक त्रिसंलयन कहलाती है ना, 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, तो यह त्रिसंलयन कहलाती है। त्रिसंलयन बीजांड में स्थित भ्रूण कोश में उत्पन्न होता है। पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश के बाद नर युग्मक उसमें मुक्त करती है। इनमें से एक नर युग्मक भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयित हो जाता है। देखो, एक क्या होती है, एक नर युग्मक केंद्र जो कहे कि केंद्रक होता है, वो भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रक जो होती है ना, जो पोल न्यूक्लियर होते हैं, उनके साथ संलयन करता है। और इस प्रकार 3 केंद्रकों के संलयन से एक प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण
होता है जो कि त्रिगुणित होता है, और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहा जाता है। भाई इसको याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। एक नर युग्मक प्लस 2 ध्रुवियों के अंदर, ये वही प्रक्रिया यहाँ पर शॉर्ट में समझाने के लिए लिखी गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में किस प्रकार विभेद किया जा सकता है। सीधी बात है, अंतर भाई किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो पहला अंतर कहता है कि जिम्नोस्पर्म में ना भाई पुष्प उष्प नहीं पाए जाते, फूल उल का तो भाई काम ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पुष्प उपस्थित होते हैं, जनन अंग शंकुओं पर उत्पन्न होते हैं, इसमें जनन अंग पुष्पों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला है जाइलम में वाहिकाओं एवं पूष बाह्य में चालिनी नलिकाओं का अभाव होता है। भाई इसमें पाई नहीं जाती, कोई काम ही आम नहीं है जाइलम वगैरह का, है ना। इसमें जाइलम में क्या है, जाइलम तो जरूरी है इसमें, लेकिन इसमें क्या चालिनी नलिकाएं वगैरह नहीं होती है ना। इसमें क्या है, पूष बाह्य में चालिनी नलिकाएं उपस्थित होती है, चाहिए। नेक्स्ट आपका द्विनिषेचन व त्रिसंलयन अनुपस्थित होता है। भाई इसमें त्रिसंलयन की क्रिया ये नहीं होती है, इसको आपकी अभी हमने पढ़ा है ना। इसमें क्या, ये दोनों उपस्थित होती है। नेक्स्ट आपका भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है, निषेचन से पहले ही भ्रूण बन जाता है इसमें, है ना। और ये भ्रूणपोष, सॉरी, भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के बाद होता है, जिस कारण यह त्रिगुणित होता है। और इसका उदाहरण रहेगा जिस जिम्नोस्पर्म का साइकस पाइनस आदि, और आम, मक्का, चना, गेहूं जो अभी हमारे पौधे पाए जाते हैं, जो उगाई जाती हैं फसलें, वो एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, खुले परिसंचरण तथा बंद परिसंचरण तंत्र में दो अंतर लिखना है आपको। अब आपको कमेंट बॉक्स में केवल और केवल एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना। मनुष्य में यानी कि आप में भाई किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो, ताकि पता चले भाई कि आपको पता है कि नहीं। देखो, तो खुला परिसंचरण तंत्र रक्त निम्न दाब पर रहता है इसमें, और इसमें बंद में क्या है, रक्त उच्च दाब पर रहता है, भाई हाई लेवल पर रहता है ना, ये रहेगा, है ना। दाब की बात की जा रही है। और पदार्थों का आदान प्रदान रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच सीधा होता है। इसमें क्या होता है, पदार्थ अगर आदान प्रदान होता है तो कोशिकाओं के बीच सीधी तरीके से होता है। और इसमें पदार्थों का आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से होता है ना, ऊतकों और द्रवों के माध्यम से होता है। उदाहरण सभी कशेरुकों में, जैसे मछली हो गई, पक्षी हो गए, सरीसृप में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है, भाई जोंक, झींगे, केकड़े आदि हो गए, इनमें क्या खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए अब इसके आगे के आंसर जो आपके दिए गए हैं वो हम स्क्रीन पर कंप्लीट करेंगे, तो बिल्कुल से बने रहना है, सारे क्वेश्चन ना कंप्लीट करके चलना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आर्थ्रोपोडा संघ की कोई दो विशेषता लिखिए। भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन ये आया है। देखो तो इससे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। देखो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं सभी खंडों के पार्श्व की ओर एक संधियुक्त संखाग्र उसमें पाया जाता है ना, इस चीज को याद रखना। एंड सेकंड बन जाता है, इस सिर पर दो संयुक्त नेत्र होते हैं, इससे भी ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा ये जंतु आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं वो एक लिंगी होती हैं और जल तथा स्थल दोनों पर मिलते हैं या पाए जाते हैं ना। चौथी विशेषता अगर लिखना चाहें कि तो श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा, यानी कि कहें कि जो उनकी स्किन होती है ना उसके द्वारा होती है ना। जलीय जीवों में क्लोम यानी कि गिल्स द्वारा, स्थलीय प्राणियों में श्वास नलिका द्वारा, मतलब ये कहें कि एक तरीके के उभयचर जीव इसमें पाए जाते हैं इस संघ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, देखिए इसके उदाहरण आपको साथ में दिए गए हैं, तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, सतपात, झींगा, केकड़ा, तितली, मकड़ी जो है यहाँ पे आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, इनको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है ना। इससे कई बार ऑब्जेक्टिव आया कि तिलचट्टा खालिस्तान संघ का जंतु है, या फिर जो झींगा, केकड़ा है कहीं कि किस संघ के, तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, कॉर्डेट्स एवं नॉन कॉर्डेट्स में 3 अंतर लिखे। भाई देखो 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन कई बार ही आया है, तो इस चीज को याद रखना कि 5 अंतर हमें याद करके ही जाना, चाहे कुछ हो जाए भाई, चाहे कुछ हो जाए, है ना। देखो एक नोटोकॉर्ड के आधार पर अंतर, एक हीमोग्लोबिन, बहुत ही सरल अंतर आपके सामने बताए जा रहे हैं ताकि आपको याद हो सके। देखो थोड़ा समझ लेते हैं भाई। देखो कॉर्डेट्स में क्या होता है, कशेरुक जंतुओं में, कशेरुक जो जंतु होती है इनमें नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड की में रूपांतरित जो हो जाती है, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। नॉन कॉर्डेट्स आप पढ़ ही पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा हीमोग्लोबिन के आधार पर अंतर भाई, तो वो हीमोग्लोबिन लाल लुध्र कणिकाओं में पाया जाता है, इसमें जो है प्लाज्मा में घुला रहता है ना, HB यानी कि हीमोग्लोबिन। अगला है हमारा ग्रसनीय क्लोन दरारें, तो ग्रसनीय क्लोन दरारें जो है शरीर में जीवन की दरारें जीवन की किसी न किसी अवस्था में इसमें पाई जाती हैं। कॉर्डेट्स में इसमें जो है दरारें अनुपस्थित रहती हैं, मतलब पाई नहीं जाती हैं, इसमें जीवन पर्यंत उपस्थित रहती हैं। क्या पूंछ है ना, पाई जाती है, इसमें पूंछ अनुपस्थित रहती है भाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके सारे अंतर याद कर सकते हैं। 5 अंतर जरूर से याद कर लेना इसमें, क्योंकि अगर 4 आप अच्छी तरीके से लिख के आओगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण भाई पाए जाते हैं। देखो तो उड़ते समय वायु प्रतिरोध को कम करने के लिए पक्षियों का शरीर धारा रेखी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अग्रपाद रूपांतरित होकर के पंख बन जाते हैं उनके। अगला है आपका शरीर को हल्का रखने हेतु पक्षियों के अंतः कंकाल की अस्थियां जो है बार्तिल होती हैं, बार्तिल यानी कि कहें कि खोखली होती हैं, हल्की होती हैं, बिल्कुल से वजन नहीं होता उसमें, है ना। इस चीज को याद रखना। सभी चिड़िया है ना, चिड़ियों का जो पाचन तंत्र होता है मलाशय विहीन होता है, जिसमें वे मल को स्टोर नहीं कर पाती हैं, इसलिए चिड़िया इधर उधर बीट कर देती है ना, मतलब उनको
ऐसा नहीं है कि वो पचाने के लिए बहुत देर तक अपने मलाशय में उस मल को रखे रहेंगे, नहीं, वो खा पी के तुरंत उसका जो है इसका उसको इधर उधर क्या बीट कर देती हैं। नेक्स्ट आपका दृष्टि की तीव्रता अन्य जानवरों की अपेक्षा क्या होती है, पक्षियों में तेज होती है भाई, ये रूपांतरण उनमें पाए जाते हैं ना, जिससे भी ऊंचाई से पृथ्वी की चीजें आसानी से देख सकती है ना, काफी तेज दृष्टि होती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हेल मछली को स्तनी वर्ग में भाई क्यों रखा गया है। देखो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करवा रहा हूँ, इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम जिसने ज्वाइन कर लिया ना भाई, आपकी वार्षिक में ना कभी कभी देखो ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि बिल्कुल 100% चांस रहते हैं उनके कि आने के, कि ये आना ही भाई क्वेश्चन है, ये आना ही क्वेश्चन है, तो मैं उसे आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ पेपर से पहले, तो बिल्कुल आप उसे करके चले जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। देखो भेल मछली में क्या क्या रूपांतरण पाया जाता है भाई, भेल मछली को स्तनी वर्ग में भाई क्यों रखा गया, देखो क्योंकि इसका रुधिर जो है नियत तापी होता है और बाह्य कंकाल सल्कों का नहीं होता, इसके स्तन तथा रोम होते हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि इसमें जो है स्तन पाए जाते हैं और इसमें रोम पाए जाते हैं ना इसके शरीर पर, तो इस चीज़ को याद रखना। इसमें वास्तविक पंख नहीं होती है, अग्र व पश्चपाद जो है रूपांतरित होकर तैरने में सहायता करती हैं। इसमें श्वसन किलोमों द्वारा ना होकर के फेफड़ों द्वारा, भाई बहुत बड़ा ये चीज़ है इसमें, है ना। बाकी मछलियाँ अगर कहें तो वो भाई क्यों नहीं है स्तनी वर्ग में, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो क्लोम यानी कि गिल्स या गलफड़ों द्वारा श्वसन करती हैं, और जबकि व्हेल मछली जो फेफड़ों द्वारा हम जैसे फेफड़ों द्वारा करते हैं ना श्वसन, इसी तरीके से ये भी फेफड़ों द्वारा। यह अंडे न देकर के शिशुओं को, भाई ये भी बहुत बड़ा यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है ना, यह अंडे न देकर शिशुओं को मादा में स्तन ग्रंथि होती हैं बिल्कुल से होती है ना, क्योंकि स्तनी वर्ग में तभी तो रखा गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोरीफेरा संघ के प्रमुख 3 लक्षण लिखे, भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंड यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना है कि पोरीफेरा संघ के जंतु खालिस्तान समिति के जलीय समुद्र जंतु होती हैं, तो क्या अरीय समिति की, बहुत इंपॉर्टेंट है अरीय समिति, याद रखना भाई, है ना, अरीय समिति है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। एंड नेक्स्ट हमारा, इनकी आकृति बेलनाकार अंडाकार अनियमित और शाखित होती है ना, इनमें ऊतक या अंग नहीं बनते हैं, इनमें देह गुहा का अभाव होता है, शरीर भित्ति में अनेक सूक्ष्म छिद्र ऑस्टिया पाए जाते हैं, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव कई बार ही बना है। देखो एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी में इतना ना पॉइंट में मैं कहता हूँ कि 20 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, है ना। अगला आपका शरीर के शीर्ष पर ऑस्कुलम नामक एक छिद्र होता है भाई, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा छिद्र पाया जाता है उसका नाम क्या है, ऑस्कुलम, इसका नाम याद रखना। नेक्स्ट शरीर का कंकाल अनेक प्रकार की कटिकाओं का बना होता है ना, तो इनका बना होता है, ये कटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की जो है बनी होती है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट हमारा जनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का होता है, इसमें पुनरुद्भवन रीजनरेशन की क्षमता जो है पाई जाती है पोरीफेरा संघ के जंतुओं में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है पौधे से, भाई पौधों में जड़ के 2 कार्य लिखे, जड़ के कार्य आपको पता होना चाहिए, स्थिरीकरण करती है पौधे में, अवशोषण का कार्य करती है, और रावहन यानी कि कहें कि एक तरीके से परिवहन का कार्य करती है, तो इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं। जड़ें पौधे को जमीन में स्थिर रखती हैं, यह भूमि से पानी एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करती है, यह जो है भूमि से अवशोषित पदार्थों को तने एवं पत्तियों तक यानी कि रावहन का परिवहन का कार्य करती हैं, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, है ना, कंप्लीट रहेगा ना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है पुष्प क्रम को परिभाषित करिए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं प्ररोह पुष्प क्रम है, सॉरी यहाँ है ना, देखिए प्ररोह कब है भाग जिस पर पुष्प लगे होते हैं, पुष्पावली वृंत है ना यह कहलाता है, इस पुष्पावली वृंत पर पुष्प सीधे या वृंत है ना पेडिकल द्वारा जुड़े रहते हैं। पुष्पावली वृंत से पुष्पों के लगने के क्रम को, मतलब देखो यार आपने पुष्प देखा हो उस तरीके से, मतलब उसमें लगने का पुष्पों के जो कलियों का लगने का क्रम होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो एक तरीके से हम उसे कह सकते हैं ये पुष्पक्रम कहलाता है, तो ये पुष्पक्रम रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सरल पत्ती और संयुक्त पत्री में अंतर, भाई 3 अंतर इसमें करके रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सरल संयुक्त, देखिए सरल पत्तियां एक या अधिक योजना के तहत उत्पन्न होती हैं, संयुक्त पत्ती के वर्णक केवल वर्णक लिखा है एक ही योजना से उत्पन्न होते हैं, इसमें केवल एक पर्णफलक होता है, इसमें पर्णफलक 2 या अधिक स्पष्ट वर्णों में बटा होता है ना। सरल पत्ती के कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, ये बहुत बड़ा अंतर है ना, पर्णकों में कक्षस्थ कलिका का भाव होता है भाई, कक्षस्थ कलिका किसमें सरल पत्ती में पाई जाती है ना, और ये पत्तियां तने पर अग्र का भी सारी क्रम में लगी रहती हैं, तो ये सरल पत्तियां किस क्रम में होती हैं, तने पर अग्र का भी सारी, ये संयुक्त पत्ती के पर्णकों का रैकीस पर कोई क्रम नहीं होता, यानी कि अग्र का भी सारी पर है ना, तने पर है ना, और पत्ती के आधार से अनुपत्र जो है लगे रहते हैं, यहाँ पे पर्णकों के आधार पर जो है अनुपस्थित नहीं होते हैं। अगला है आपका उदाहरण क्या रहेगा भाई सरल पत्ती का, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं भाई, और सरल पत्ती का उदाहरण ये रहेगा आम पपीता पीपल अरंडी बरगद अमरूद है ना, ये सारी इमली वगैरह गुलाब हो गया मटर, ये संयुक्त पत्ती के उदाहरण, ठीक है ना, याद रखना इनको, इनसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है ससीमाक्षी और असीमाक्षी पुष्पक्रम में कोई 3 अंतर लिखे भाई, ससीमाक्षी दिया गया असीमाक्षी दोनों को एक तरफ देखेंगे। पहला अंतर आपको दिया गया वृद्धि बिंदु कदाचित ही पुष्प में समाप्त होता है, वृद्धि बिंदु सदैव पुष्प में समाप्त होता है,
पुष्प पार्श्व से निकलते हैं, पुष्प शीर्षस्थ होते हैं ना। दोनों को यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने अंतर पूरे के पूरे इसके दिए गए हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो आ पाता है। नेक्स्ट है आपका एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरीके से आपको इसके सभी पार्ट बताते हुए वर्तिका अग्रवर्तिका है ना, एक देखो मेनली तो 2 पार्ट होते हैं इसमें पुष्प में, कौन कौन से, एक होता है स्त्री केसर और एक पुंकेसर। तो पुंकेसर के अकॉर्डिंग ये सारे पार्ट पाए जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये बाह्यदल पुंज हो गया, दल पुंज हो गया, ये सारे नीचे है ना, ये पेटल वगैरह है ना, ये व्रंत हो गया है ना। तो ये सारे कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को बिल्कुल से याद कर लो। ये वर्तिकाग्र होता है, इस पर परागकण गिरते हैं भाई, ये वर्तिका होती है ना। और ये पराकोश, तंतु, पंखुड़ियाँ, ये सारे कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक बीजपत्री पौधे के तने की आंतरिक संरचना नामांकित चित्र बनाइए। तो एक बीजपत्री पौधे की तने की आंतरिक संरचना आपके सामने यहाँ पे बनाई गई, जिसमें क्या मूल, मूलीय त्वचा, बलकोट, एंडोडर्मिस वगैरह ये सारा कुछ पाया जाता है ना। तो इस चीज़ को याद कर लेना। एंड इसका डायग्राम है ना, 1-2 बार बना लेते हो ना आप, तो आपके एग्जाम में आपके इसके मार्क्स नहीं कटने वाले भाई। इसको अच्छी तरीके से बना लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको कंप्लीट आपने कर लिया होगा, एंड इसका भी अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रंध्र के कार्य लिखे भाई। 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है, कोई 2 आपसे पूछे जाएंगे। देखिए रंध्र छिद्रपीढ़ियाँ कहते हैं, स्टोमेटा है ना। रंध्र या स्टोमेटा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान गैसीय जो है श्वसन सहायक होता है, श्वसन में सहायक होता है ना। बाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं ना, इसके दौरान वो जल बाष्प से बाहर ही निकलता है ना, स्टोमेटा इसके द्वारा ही हो पाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री, पत्ती में कोई 3, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री है ना। पत्ती में करना है, तना वाला नहीं है, ये पत्ती वाला है, ठीक है ना। देखिए इसमें पत्तियां क्या है, सम द्विपार्श्विक प्रकार की होती हैं। इसमें पत्तियां जो पृष्ठाधारी प्रकार की होती हैं। स्टोमेटा ऊपरी बाह्य त्वचा पर उपस्थित होते हैं, इसमें निचली बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं भाई। मीजोफिल केवल स्पंजी पेरेन्काइमा का बना होता है। 2 प्रकार का पेरेन्काइमा ऊतकों का बना होता है, पेलिसैड और स्पंजी। नेक्स्ट आपका बुलीफॉर्म कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं कहें कि इसमें अनुपस्थित होती हैं, इसमें बाह्य त्वचा पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केंचुओं को किसान का मित्र क्यों कहा जाए भाई। केंचुए को है ना, तो केंचुआ जो होता है मिट्टी को छिद्रित एवं पोली बना देता है। देखिए केंचुआ ना बहुत बड़ा मित्र है हमारा भाई, और जब रसायन डाले जाते हैं आजकल, केमिकल कह लो कि है ना, उनसे ना ये मर रहे हैं ना, और इसलिए उर्वरता कम रही है ना। भले ही उससे आपको लग रहा होगा, अब क्या कर सकते हैं, इस कारण वायु एवं मिट्टी में गहराई तक पहुंच जाती है ना। तो अगर वायु का संचरण अच्छी तरीके से हो पाएगा मिट्टी में, तो बढ़िया अच्छी तरीके से फसल होगी, मृदा की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करते हैं है ना। ऊपरी मृदा नीचे करते हैं है ना, मृदा को इस तरीके से ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब भुरभुरी बनाते हैं एक तरीके से मृदा को, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट हमारा केंचुए का मल भी खनिज तत्वों से परिपूर्ण होता है, जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। केंचुए की उपस्थिति में मृदा में जीवांश मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जुताई करने के साथ साथ मृदा की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करते हैं, अतः किसान के सच्चे मित्र होते हैं भाई, है ना। तो इस चीज को याद रखना, किसान के सच्चे मित्र कौन, केंचुए होते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं भाई। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, आप दोनों को अगर अच्छी तरीके से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। आपने स्टार्टिंग से पढ़ ही लिया होगा। ये क्या होती हैं, एक प्रकार की प्रो कोशिकाएं, प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, ये एक कोशिकीय होती हैं। ये यहाँ पे आप चीज को याद रखना है ना, ये अविकसित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं एक तरीके से। इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, ना ही कोई इसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, मतलब अविकसित प्रकार का केंद्रक होता है। केंद्र के पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं, है ना। जो कह लो कि केंद्र के ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और विकसित मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट है ना, और गोल्जी बॉडी, तरक्का, मोनोकोंडिया है ना, ये सारा क्या है, ये अनुपस्थित रहते हैं, है ना। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है ना, और ये राइबोसोम इसमें 70S प्रकार के पाए जाते हैं ना। 70S 80S राइबोसोम आपने पढ़े होंगे दोनों, है ना। तो प्रोकैरियोटिक में कौन से 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है उपास्थि एवं अस्थि में कोई दो अंतर लिखिए। अस्थि दिया गया है, उपास्थि दिया गया है भाई, दोनों को याद कर लेना अच्छी तरीके से। अस्थि के बाहरी आवरण को पेरिओस्टियम कहते हैं, उपास्थि के बाहरी आवरण को पेरिकॉन्डियम कहते हैं। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव बनाएगा भाई कि उपास्थि के बाहरी आवरण को खरसन कहते हैं तो पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, इस चीज को याद रखना है ना। उपास्थि का बाहरी आवरण पेरिओस्टियम, ठीक है ना। अधात्री की प्रकृति सख्त, ठोस व पारदर्शक होती है। अधात्री की प्रकृति अर्ध ठोस, मुलायम व पारदर्शक होती है। अधात्री ओसिन प्रोटीन से निर्मित होता है और अधात्री कॉन्ड्रन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। ये खोखली होने से मज्जा गुहा उपस्थित होती है इसमें, ये ठोस होने से मज्जा गुहा इसमें नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में, है ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें टिकोइक अम्ल पाया जाता है, किसमें, पॉजिटिव में, अथवा और नेगेटिव में आपका इसमें अभाव होता है, अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति की मोटाई जो है अधिक पाई जाती है, मोटी होती है कोशिका भित्ति, है ना, सेल वॉल। इसमें क्या होता है, इसमें मोटी नहीं होती है, कम होती है मोटी, है ना, इस तरीके से कह सकते हैं। इसमें क्या होती है, अधिक मोटी होती है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखे। भाई 2 नंबर में क्वेश्चन आपका बोर्ड में आपकी परीक्षा में वार्षिक में बन रहा है। देखो यह कोशिका को शक्ति और कठोरता प्रदान करता है ना। कोशिका भित्ति भाई अगर अगल बगल से अच्छी तरीके से होती है तो कोशिका को शक्ति कौन प्रदान करेगा, है ना। एक मतलब कह लो कि एक तरीके से आकार भी कोशिका को देता है ना, शक्ति देता है, कठोरता देता है। यह वायवीय पौधों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्व खड़े रहने में सहायता करती है। यह कोशिकाओं के फैलाव में मुख्य भूमिका अदा करता है ना। यह कोशिकीय द्रव में संबंध स्थापित करती है, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केंद्रक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो कोशिका केंद्र के कार्य ये रहेंगे आपके, यह एक जीवन के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है, न्यूक्लियस में प्रोटीन और आरएनए का संचयन करता है। देखिए आरएनए का संचरण कहाँ पे होता है, केंद्रक में होता है, इस चीज़ को याद रखना। प्रोटीन का संश्लेषण भी वहीं पे होता है, संचयन होता है, संश्लेषण तो राइबोसोम में खैर होता है। और केंद्रक में प्रतिलेखन भी होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए है ना कि mRNA है ना, आपने mtRNA पढ़े होंगे सभी, है ना। 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ कहाँ पे होता है, केंद्रक में होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस में राइबोसोम का उत्पादन भी होता है, तो इस चीज़ को याद रखना। प्रोटीन फैक्ट्री होती है एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जंतु कोशिका। भाई आपको डायग्राम बनाना है, इस चीज़ को याद कर लेना। एंड देखो अगर आप लोग चाहते हो मैं डायग्राम का एक अलग से सेपरेट वीडियो आप लेके आऊँ आप लोगों के लिए, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा तो कि आपको एक सेपरेट वीडियो डायग्राम का दे दूँ कि डायग्राम ये सारे करने हैं, एंड बहुत ही डिटेल में समझा दूंगा, तो बिल्कुल से बना लोगे, है ना। देखो ये आपका पूरा का पूरा जंतु कोशिका का जो है चित्र दिया गया कह लो, है ना। तो सारे कुछ ऑर्गन्स इसमें होते हैं, और जो पाया जाता है इसमें सारा है, साइटोप्लाज्म होगा, वैक्यूल्स हो गए, गोल्जी बॉडी हो गए, है ना। ये सारा कुछ इसमें पाया जाता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लो, है ना। तो ये स्मूथ भी हो सकती है और रफ भी हो सकती है ना। सेंट्रियोल्स होते हैं, रेटिकुलम होती है ना। ये रफ है इधर, ये स्मूथ है, ठीक है ना। न्यूक्लियस ये यहाँ पे क्रोमेटिन, सारा कुछ है इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पादप। भाई अब वो जंतु था, ये पादप कोशिका है ना। यार 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है कोई। पादप कोशिका का डायग्राम ये कंप्लीट कर लेना अच्छी तरीके से, है ना। ये इसमें सारा कुछ इसमें पाया जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। बस नामकरण सीख लो आप, चित्र तो आप भूल ही नहीं सकते फिर, है ना। नामकरण बस सीख लो यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आपके बच्चे बोलेंगे हिंदी में बताओ ये। अरे यार हिंदी में भी लिखोगे तो भी आपको यही पढ़ना है ना। तो इतना तो आप लोग 11th में यार बायोलॉजी लिए हो, तो आप हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है। देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, है ना। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, अभी हमने डायग्राम देखे दोनों के, अब इनमें अंतर लिखना भाई। तो डायग्राम आप पे बनते हैं तो अंतर भी आप लिख सकते हो, एंड आप पे अंतर बनते हैं तो आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जैसा कि हमने वहाँ पे ऊपर देखा, है ना। और पादप कोशिका में जो होता है कि हरित लवक और वर्णक पाए जाते हैं। भाई हरित लवक तो इसमें पाया जाएगा, है ना। ये इसमें क्या है, दोनों का ही अभाव होता है ना। और पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाती, इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होती, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं पादप में और इसमें छोटी होती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यही मैंने बोला था कि मैं इनमें अंतर कर लेना तो याद हो जाएगा। देखो प्रोकैरियोटिक क्या होती है, इनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती। इसमें क्या है, केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। इसमें केंद्रक अविकसित प्रकार का होता है, इसमें विकसित प्रकार का होता है ना, ठीक है। इसमें राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, इसमें 80 प्रकार के होते हैं। इसमें विकसित कोशिकांग जैसे ये सारे कुछ नहीं पाए जाते, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम वगैरह। इसमें क्या है, सभी के सभी विकसित कोशिकांग जो है पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, एक कोशिका जीवों में होती है ना, ये बहुकोशिकीय में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं भाई, इन्हें एमाइड बंध भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखना। पेप्टाइड बंध का दूसरा नाम एमाइड बंध होता है। एक पेप्टाइड बंध का निर्माण अमीनो अम्ल के सभी अमीलों समूह, है ना, NH2 यहाँ पर कि दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के साथ क्रिया से होता है ना। अमीनो अम्ल का जब कार्बोक्सिलिक समूह के साथ क्रिया होगी तो वहाँ पे कौन सा बंध बनेगा, तो पेप्टाइड बंध बनेगा, है ना। इसमें जल के एक अणु का लॉस होता है, अर्थात जल अपघटन संश्लेषण होता है, जिसमें CONH बंध का निर्माण होता है। तो पेप्टाइड बंध ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड के निर्माण के दौरान विकसित होता है, चीज़ को याद रखना है। एंड पॉलीपेप्टाइड बंध, ये पेप्टाइड बंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई, न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में आप इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हो भाई, है ना, डायग्राम के साथ। चलिए देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड वह न्यूक्लिक एसिड को बुनियादी संरचनात्मक इकाई होती है जो न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट समूह से मिलकर के बने हुए अणु होते हैं। वे DNA और RNA के क्या होते हैं, बुनियादी निर्माण खंड होते हैं। देखिए कह लो कि DNA और RNA की एक तरीके से इकाई है ना। तो इन्हीं से मिलकर के DNA RNA का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड्स आपने पढ़े होंगे, ये एडेनिन वगैरह, है ना, तो इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा मोनोसैकेराइड, है ना। मोनोसैकेराइड क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है ना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मोनोसैकेराइड, तो ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं जो, और इन्हें जल अपघटन द्वारा अधिक सरल कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनका सामान्य सूत्र आपके सामने दिया गया है CnH2nOn, और जिसके कुछ अपवाद भी हैं जहाँ N का मान क्या है 2 से 10 तक हो सकता है, कोई भी हो सकता है इनके बीच। नेक्स्ट आपका DNA और RNA में भाई अंतर लिखना है। देखिए
एक तो नाम के आधार पर अंतर बता देना कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक और आरएनए का क्या होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। और एक स्ट्रैंड्स के आधार पर यानी कि संरचना के, डीएनए होता है द्विश्रृंखलीय होता है इस तरीके से, और आरएनए केवल एक श्रृंखलीय होता है ना। तो ये एक स्ट्रैंड्स का होता है, ये 2 स्ट्रैंड्स का होता है, ठीक है ना। देखिए ये डबल स्ट्रैंड्स अणु होते हैं, इसमें क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो ये रहेगा एक। नाइट्रोजन के आधार वाले एडिनिन, है ना, थाइमिन और साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है भाई यूरेसिल पाया जाता है, किसके थाइमिन के स्थान पर क्या यूरेसिल। ये बहुत बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है। देखिए डीएनए की स्वयं की प्रतिकृति है, जबकि आरएनए आवश्यक होने पर डीएनए से संश्लेषित किया जाता है। यह लंबी बहुलक श्रृंखला है, यह छोटा बहुलक होता है आरएनए, ठीक है। चलिए अगला है आपका C3 एवं C4 प्लांट्स में अंतर लिखना है आपको भाई, C3 पाद ऑफ C4 प्लांट्स, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, पहला अंतर दिया गया है, ये पौधे सामान्यतः सामान्य वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। ये क्या है, ये पौधे तीव्र उच्च तापक्रम, है ना, तीव्र प्रकाश, कम जल की स्थिति में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके लिए उपयुक्त तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इनके लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस केल्विन चक्र पर्ण मध्यमक होता है। केल्विन चक्र बंडल छाद में होता है ना। तो ये रहेंगे आपके सारे के सारे अंतर। इसमें प्रकाशीय शोषण की दर अधिक होती है, इसमें जो है लगभग अनुपस्थित ही होती है। ये रहेगा आपका केवल केल्विन चक्र पाया जाता है, इसमें केल्विन चक्र और हैच स्लैग चक्र दोनों पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को याद कर लेना। एंड 4 अंतर आपके यहाँ पे आपको लिखने होते हैं, एंड 6 आप याद कर लेना। 5 लिख के आओगे एग्जाम में तो नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आंसर रहेगा आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इसके कुछ कारक बाह्य होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो कि कुछ भीतरी होते हैं, कुछ बाहरी होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सीमाबद्ध कारक भी होते हैं, बाह्य कारक भी होते हैं जो प्रकृति और पर्यावरण में स्थित होते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले, जैसे सूर्य का प्रकाश होगा, भाई धूप ही नहीं निकली तो काहे की प्रकाश संश्लेषण, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, जल, आंतरिक कारण भी होते हैं जो पत्तियों में स्थित होते हुए भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे पर्णहरम हो गया, है ना, प्रेशर हो गया, है ना। तो ये आंतरिक और बाह्य कारक दोनों आपको समझाए गए हैं। सूर्य का प्रकाश वगैरह हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वगैरह हो गया, है ना। ये क्या होते हैं, इसे प्रभावित करते हैं, है ना। और ये भोज्य पदार्थ का जमा हो गया, पत्तियों की आंतरिक संरचना होगी, छिद्र वगैरह हो गए, ये सारे कुछ, है ना। नेक्स्ट आपका वायुवीय तथा अवायवीय यानी कि ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में अंतर लिखना है। ये क्या होता है, ये वायवीय यानी कि ऑक्सीशोषण, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या अनुपस्थिति में होता है, मतलब इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए भाई, है ना। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है भाई, तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। अपूर्ण देखिए, अपूर्ण होता है, यहाँ पे पूर्ण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंतिम उत्पाद इसमें CO2 जल तथा ऊर्जा बनती है भाई, है ना, और ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है इसमें, है ना। बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि 38 ATP अणु के रूप में यहाँ पे स्थित मतलब बन जाती है, उत्पन्न होती है, निर्मित होती है। कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, 2 ATP बनती है, इसमें 38, भाई कितना डिफरेंस है देख सकते हो, है ना। और ये रहेगा आपका पूरा का पूरा अंतर, यहाँ पे इसको याद कर लेना है। एंड ATP का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ATP क्या है, एक ऊर्जा मुद्रा है, इसका पूरा नाम आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन के भाई 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से लिखिए। तो प्रोटीन जीव तंत्र के संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करते हैं, ये एंजाइम के रूप में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स जैसे इंसुलिन के रूप में नियंत्रण एवं समन्वय के भी कार्य करते हैं। प्रोटीन, है ना, इंसुलिन क्या है, एक तरह का मतलब ये हार्मोन्स वगैरह होते हैं, एक तरीके के प्रोटीन ही सी होती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस की आपको प्रक्रिया भाई। तो स्टार्ट करेंगे, पूरी की पूरी इसको कंप्लीट कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखो इसका जो लास्ट पदार्थ होता है, लास्ट उत्पाद जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में, वो क्या है, पायरुविक एसिड होता है। इस चीज़ को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये ऑब्जेक्ट में बहुत बार बना है भाई, है ना, बहुत बार बना है, हर बार लगभग आता है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, पायरुविक एसिड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मानव में होने वाले श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम लिखिए। तो श्वास लेने में मतलब देखो जैसे हम श्वास लेते हैं, अब हमारे कौन से रोग होते हैं भाई, तो दमा वगैरह हो सकता है ना, तो खांसी, श्वसन नली संक्रमण, निमोनिया वगैरह, है ना, जुकाम, गले में खराश होना, ये सारी कुछ या समस्याएं आ सकती हैं, है ना। तो जिनसे हम श्वसन करते हैं वो अंग है हमारे गला, श्वास नली, फेफड़े, है ना, कान, इनसे हमारे जो है ऑक्सीजन आती जाती रहती है और ये गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। तो जो प्रमुख बीमारियां होती हैं, है ना, ये आपकी लिखी गई यहाँ पे, साइनोसाइटिस आदि जो है तीव्र बीमारी होती है श्वसन से संबंधित। नेक्स्ट हमारा ग्लाइकोलाइसिस क्रिया और क्रेब्स चक्र में जो अंतर लिखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 5 अंतर आपको करके जाना है ताकि आप 5 लिख के आओ। एंड 6 मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। देखिए आपके सामने आंसर दिया ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र। देखिए यह क्रिया वायवीय और अवायवीय दोनों ही श्वसन में होती है, यह क्रिया केवल वायवीय श्वसन में होती है। देखो याद रखना इस चीज़ को, है ना। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों श्वसन में होगा। एंड इसमें क्या है, इसमें केवल ऑक्सी श्वसन में ही होगा, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अगला है, यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अब इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये होती है भाई कोशिका द्रव्य में, है ना, जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें। एक क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, इस चीज़ से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह भाई सेम जो है रिपीट हो गया। इस क्रिया में 8 चरण होते हैं।
यह रैखिक पथ है, यह एक चक्रीय पथ है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें 10 चरण होते हैं, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में कह सकते हैं। क्रेब्स चक्र में 8 चरण लिखे गए हैं, इसमें 10 चरण होते हैं कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, है ना, इसको काट करके। इसमें ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकृत होकर पाइरूवेट उत्पन्न करता है। अभी तो हमने देखा था पाइरूवेट एसिड बन रहा है ना, तो ये इसमें क्या करता है, ये इसमें एसिटाइल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें 2 एटीपी अणुओं का उपभोग होता है, इसमें एटीपी का उपभोग नहीं होता है, ठीक है। अगला आपका निहित श्वसन भाई किसे कहते हैं। निहित श्वसन को यहाँ पे देखिएगा, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन दोनों के अकॉर्डिंग समझेंगे। ये आपको अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया भी इसके अकॉर्डिंग आती है, तो गैसों का आदान प्रदान, है ना भाई। ये नेक्स्ट है लसिका के 2 कार्य लिखे भाई। तो लसिका पाचित वसा को क्षुद्रांश से रक्त में ले जाता है ना, यह अंतः कोशिका के अवकाश से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में ले जाता है ना, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा मानव में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए भाई। नासा द्वार, है ना, मतलब स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक जितना जितना जो होता है उसको डायग्राम के साथ आप समझा देंगे तो आपका एक नंबर में नहीं कटेगा भाई। एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। देखो सबसे पहले नासिका द्वार, नासा द्वार, नाक के द्वार से अपनी ऑक्सीजन अंदर जाती है ना, तो ये देखिए वायु प्रवेश होगा, फिर नाक में छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं जिनसे वायु छन जाती है ना। ये सारी कुछ प्रक्रिया आपको लिखनी होगी, है ना। इसमें नामक जो ग्रसनी में ग्लोटिस नामक छिद्र से श्वसन नली में खुलती है, यह हमारे भोजन करते हैं तो ग्लोटिस त्वचा की उपस्थित कपाट एपिग्लास्टिक से ढका रहता है ना, वो एक ग्लास टाइप कपाट टाइप बता रहा है, उसमें एक ढका रहता है। यहाँ पे देखिए इस जगह की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर श्वास नली में श्वास नली उपास्थि से बनी होती है। श्वास नली गर्दन के नीचे आकर श्वसनी बनाती है, यह बलियों से बनी होती है। इसमें सुनिश्चित करने के लिए वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न ना हो, है ना। फिर फुफ्फुस धमनियों में जाती है भाई। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा रीड कर लेना। एंड ये 49 क्वेश्चन हमारा आता है रक्त के 2 कार्य लिखे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन आने ही वाला है भाई, है ना। रक्त क्या होता है, ऊतकों का तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त। रक्त में घुलना या प्लाज्मा प्रोटीन के जुड़ना, जैसे रक्त लिपिड हो गया, है ना, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, ये रक्त का कार्य है। प्रतिरक्षात्मक कार्य होता है भाई रक्त का, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है रक्त और लसिका मंत्र भाई। रक्त क्या है, लाल रंग का होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है। रक्त लाल रक्त कोशिकाओं रक्त में क्या होती हैं, जो रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं, कह लो कि पाई जाती हैं। इसमें क्या होती हैं, इसमें नहीं पाई जाती भाई, है ना। इसमें रक्त द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं होता है, ठीक है ना। रक्त में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होता है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। लसिका अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होता है, लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है भाई। इसमें क्या देखो, इन दोनों में अंतर याद रखना। न्यूट्रोफिल्स की होती है, इसमें क्या होता है, इसमें होती है प्लाज्मा की और एंड लिम्फोसाइट्स की, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है मानव में 2 उत्सर्जी अंगों के नाम लिखे भाई। तो वृक्क हो गया, है ना, ये त्वचा हो गया, पसीना निकलता है तो एक तरीके से उत्सर्जी है, वृक्क हो गया, है ना। आंतें हो गई हमारी, फेफड़े हो गए, तो क्या हमारी उत्सर्जी अंग होते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाता है मानव हृदय का भाई। तो कौन कौन से पार्ट वगैरह होते हैं, दायानंद बाल्यानंद निलय हृदय आवरण पेशी भित्ति जो होती है, सारा कुछ पढ़ लेना। बाल वगैरह पाए जाते हैं, माँ धमनी होती है ना, फुफ्फुस धमनी होती है, तो ये सारे पार्ट याद कर लो एंड इसको 1-2 बार बना लो, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारा मानव वृक्क की संरचना बनाइए भाई। तो ये सारा का सारा डायग्राम आपका किडनी का दिया गया है ना, तो ये आपको याद कर लेना है एंड इसको 1 बार बना लेना, 2 बार बना लेना एंड इसके जो है ये नामांकन याद रखो, बस याद है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो, क्या पता ऑब्जेक्टिव डल ही चुके हों, अन्य सारे सब्जेक्ट की तैयारी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।